सभी साथियों को जय मूल निवासी। ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, मगर जब मैं शादी करके यहाँ पर आई पूना में, तो सबसे पहले मैं अंबादे साहब और बनकर साहब को मिली। तो उन्होंने जब मेरे माथे पर हाथ रखा तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी ही हो। मेरे पिताजी का डेथ हो गया था 1 साल पहले। तो जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मुझे ऐसा लगा कि सही में एक बाप अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए और माँ वहाँ पे पहुँची है। लेकिन जब यहाँ पे पूना में मैं 19 तारीख को जब मुझे मालूम पड़ा, और कि अभी कल संडे के दिन यहाँ पे बनकर साहब आने वाले हैं और हम लोग सभी मिलकर वहाँ पर भोजन का कुछ आयोजन किया हुआ है, ऐसे हम लोगों को मालूम पड़ा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई चलिए बहुत दिन हो गए हैं, हमारी मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन अचानक से जब मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया है तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई और मुझे इतना दुख हुआ कि जैसे जिस दिन मेरे पिताजी का डेथ हुआ था तो उसी दिन मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे भी पिताजी आज मुझे सच में मुझे जिन्होंने आशीर्वाद दिया था वो मेरे सर से उनका हाथ फिर से निकल गया। ऐसे मुझे एकदम उस रात में पूरी रात सो नहीं पाई। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने रात को 2 बजे मेश्राम साहब को फ़ोन किया। साहब बहुत उन्होंने मेरा फ़ोन तो रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल सो नहीं पाई। मैं पूरी रात सोचती रही कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों चले गए हमको छोड़कर। लेकिन कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अवश्य होता है। तो मैं सभी साथियों को, यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, उन सभी को कहना चाहती हूँ कि हमें अपने स्वास्थ्य का, हमारे हेल्थ का हमको ख्याल रखना चाहिए। मेरे पिताजी का भी हार्ट के कारण, उनका ऑपरेशन होने के बाद उनका जब हार्ट अटैक हुआ और जब रिपोर्ट आई हमको, तब मुझे मालूम पड़ा कि उनको साइलेंट थायराइड का अटैक आया था। सब बोलते हैं कि हार्ट अटैक से उनका मृत्यु हुआ, लेकिन जो रिपोर्ट आया था उसमें थायराइड का अटैक आया था। आदमी सोचता है कि हार्ट अटैक से मर सकता है, और बनकर साहब को भी साइलेंट ब्रेन का अटैक आया, और ब्रेन का अटैक से ही उनका उस वक्त दूसरे दिन उनका मृत्यु घोषित हुआ। तो मैं सभी साथियों को कहना चाहती हूँ कि हमको हर 3 महीने में हमारे शरीर का चेकअप करवाना चाहिए। हमको संगठन में, हम जितने कार्यरत हैं, भले संगठन में ना रहे लेकिन बाहर पे भी रहने वाले लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ, आपको अपना हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पता नहीं किस वक्त हमको क्या हो सकता है। तो कितना जिए ये महत्व नहीं है, हम किस तरह से जिए ये महत्व है। कितना अच्छे तरीके से जीकर हम लोगों ने संगठन के लिए कितना अच्छे से काम किया, समाज के अंदर कितना काम किया, वो महत्व का होता है। और मैं पार्टी की कार्यकर्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं पार्टी में बहुत बड़ी क्षति हमारी हो चुकी है, ये मुझे आज लग रहा है, क्योंकि वो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। तो हमारा सही में हमारा खजाना कम हो चुका। आज पार्टी का खजाना जो का काम करने वाले चले गए नहीं, लेकिन हमारा संगठन का जो बहुत बड़ा खजाना था, माननीय बनकर साहब, वो हमको छोड़ के चले गए हैं। ये क्षति हमारी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। सभी लोग कह रहे हैं कि बनकर साहब चले गए, उनका मृत्यु हो गया, लेकिन मेरी नज़र से वो हमारे बीच में है और हमेशा वो जीवित रहेंगे। उनका मृत्यु नहीं हुआ है, वो हमारे साथ में ही है और वो जीवित ही है। और हम जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, हमारा काम जिस तरह से कारवा आगे बढ़ेगा, उनकी जिंदगी और बढ़ेगी। तो मैं अपने कार्यकर्ता को कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे महापुरुष को जीवित रखना चाहते हैं
तो उनका जो अधूरा काम है उसको हम पूरा करेंगे। मैं वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी एवं मेश्राम साहब के परिवार की तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इतनी ही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। साथियों, एचटी बनकर साहब, इनकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग सभी उपस्थित हैं और उनकी श्रद्धांजलि सभा में तमाम लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। मैं एक दो बातें केवल आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे समाज में संस्थाएं दीर्घकाल नहीं चलती, उसकी बहुत सारी वजह होती है। उसमें एक बहुत बड़ी वजह आर्थिक व्यवहार होता है। वो आर्थिक व्यवहार सही तरीके से ना चलने की वजह से संस्थाएं ज्यादा देर नहीं चलती। ऐसा संस्थाओं का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। इस बात को जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो मुझे बनकर साहब की कमी बहुत बड़े पैमाने पर नजर आती है। उनके ना रहने की वजह से आर्थिक व्यवहार में जो पारदर्शिता होती थी और जो कार्य होता था, तो अंबादे साहब और बनकर साहब ये दोनों के ऊपर मामसेफ संस्था के आर्थिक व्यवहार की जिम्मेदारी होती थी। और ये दोनों लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होने की वजह से मैं निश्चिंत होकर सारे देश भर में काम करता था और कभी भी मैं आर्थिक व्यवहार की तरफ नहीं देखता था, पूछता भी नहीं था। इतना मदे साहब और बनकर साहब इतने ईमानदारी से और इतने दक्षता से वो काम करते थे, इतनी बारीकी से काम करते थे। और आय व्यय का लेखा जोखा साल के अंत में जब हम राष्ट्रीय अधिवेशन में इकट्ठा होते थे तो उसी समय मुझे मालूम होता था। मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, केवल अंबादे साहब और बनकर साहब की वजह से। इतनी दक्षता उनको उनके काम में थी और इतने बारीकी से वो सारा काम देखते थे। और अंबादे साहब ने रेकमेंड करके कि इस काम के लिए बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है, शायद बामसेफ ही एकमात्र संगठन है हमारे समाज में जिसमें कई कई करोड़ रुपया लोग देते हैं। मुझे नहीं लगता कोई संस्था ऐसी है जिनको सारे देश भर में करोड़ों रुपया लोग देते हैं। संस्थाएं बहुत है, मगर हम लोगों को कई कई करोड़ रुपया लोग देते हैं और वो सारे करोड़ों रुपयों का आय व्यय और बैलेंस ये बहुत जटिल काम होता है। और ये जटिल काम अंबादे साहब और बनकर साहब मिलकर करते थे, तो मैं उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। इतना मेरा यकीन और इतना मेरा विश्वास था।
अंबानी साहब ने बनकर साहब का नाम रिकमेंड किया कि इस काम के लिए बनकर साहब को लगाया जाए। मैं अब बहुत बड़ा हो गया काम, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा निधि सारे देश भर में इकट्ठा हो रहा है, इतना सारा मैं नहीं देख पाता हूँ, देख सकता हूँ, तो इस काम के लिए बनकर साहब को लगाया जाए। तो बनकर साहब को स्थानिक स्तर की जिम्मेदारी से उठाकर हमने उनको राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी लगाई। तो उन्होंने इस काम को बहुत सचोटी से, ईमानदारी से इस काम को किया। और फिर हमारे सामने संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उनके जाने के पहले बहुत रिसोर्सेस, बहुत साधन, बहुत राशि सारे देश भर में लोग देते थे। अब उसमें बहुत ज्यादा और इजाफा हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। काम करने के लिए हमारे पास और ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेस की जरूरत है, क्योंकि संस्थाओं का भविष्य, ये जो आय व्यय बैलेंस है, ये कितने ईमानदारी से होता है उसके ऊपर निर्भर होता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई है उनके जाने से, और न भरी जाने वाली जगह बनकर साहब की हैं, क्योंकि वो उनके कॉलेज में जो काम करते थे, इवन कॉलेज के संस्थापक लोगों ने उनको ज़्यादा पैसा देकर रहने के लिए कहा, मगर उन्होंने उस काम को करने के बजाय संस्था को और संगठन को प्राथमिकता दी। बहुत सारे लोग पैसे के पीछे पड़ रहे थे, तो वो पैसे के पीछे पड़ने के बजाय रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के पहले भी तमाम एक ही काम करते थे, दूसरा कोई काम करते नहीं थे। तो रिटायरमेंट के बाद 100% काम जो है वो इसी काम के लिए उन्होंने समर्पित किया और समय लगाया। तो ये एक बहुत बड़ी हानि है हमारी, और इस हानि की भरपाई कैसे होगी ये मैं सोच रहा हूँ। मुझे तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात ना करूँगा, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है। तो बनकर साहब का जो परिनिर्वाण हुआ, तो ये परिनिर्वाण हमारे लिए, खास तौर पर संस्था के लिए बहुत दुखद घटना है, और इस घटना को हम लोग याद करें। अच्छे लोग बहुत कम संख्या में होते हैं, और ऐसे लोगों की संस्थाओं के लिए बहुत ज़रूरत होती है, ताकि वो संस्थाओं का काम सही तरीके से चलता रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए जो हानि हुई है, उस हानि की भरपाई हमारे लिए एक समस्या है। मैं बनकर साहब को इस मौके पर श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उनके जाने से जो हानि हुई है, संस्था और समाज की बहुत हानि हुई है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत सारी बातें कहने के लिए मेरी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा दुख होने की वजह से। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।